हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो क्लास स्टार्ट करते 7th का हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज डाटा हैंडलिंग। तो हम सबसे पहले देख के, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत इजी है। तो आप तो यूं ही समझ जाओगे जैसे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कलेक्ट डाटा कैसे करते हैं, उसे टेबल की फॉर्म में कैसे लाते हैं, और जब उन टेबल्स की फॉर्म से हेल्प लेकर हम उन्हें बार ग्राफ्स में कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे टेबल 3.1, 3.2 एंड 3.3 में कि ये जो सारे हैं ये हम इस चैप्टर में कंसीडर करने वाले हैं, इन्हें हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे विच इज कलेक्टिंग डाटा। तो हमें क्या करना है, कैसे हम कलेक्शन करें डाटा को कैसे कलेक्ट करें। तो ये हमें जानना है कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट करें। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना है कि हमने कैसे कलेक्ट करना है। द डाटा अबाउट द टेम्परेचर्स ऑफ सिटीज कैन टेल अस मैनी थिंग्स बट इट कैन नॉट टेल अस द सिटी which had the highest maximum temperature during the year. To find that, we need to collect data regarding the highest maximum temperature reached in each of these cities during the year. In that case, the temperature chart of one particular date of the year as given in table 3.1 will not be sufficient. तो जैसा कि हमारे ये जो 3.1 में है दिख रहा है आपको कि ये जो 3.1 में हमें क्या दे रखा है, एक चार्ट दे रखा है। किस बात का है ये सिटीज हैं यहाँ पर कुछ, और उनका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है कि मैक्सिमम इतना जाता है और मिनिमम इतना जाता है। और हमें पता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जो मिनिमम होता है उसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो जैसा कि हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, एक पर्टिकुलर डे में, मतलब कि इन्होंने क्या करा होगा, जब हम ये टेबल बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर डे की हम एनालिसिस करते हैं। उसमें हम पूरे साल को नहीं काउंट कर सकते। जैसे कि ये किसी एक दिन में होता होगा ना, पूरे साल में उनका अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री तक जाता होगा और मिनिमम 29 डिग्री तक जाता होगा अहमदाबाद में, और अमृतसर में कितना जाता होगा, मैक्सिमम 37 और मिनिमम उनका 26 तक जाता होगा। ऐसे ही हमारे कुछ हैं जो स्टेट्स जो हमें बता रहे कि हमारा मैक्सिमम इतना चला जाता है और मिनिमम इतना जाता है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है। जैसे कि किसी दिन, अब जरूरी तो है ना कि या तो 38 हो या तो 29 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इनके बीच में भी हो सकता है कभी टेम्परेचर। तो ये एक पर्टिकुलर डे के लिए है, पूरा हमारा होल ईयर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये हमारा मतलब सफिशिएंट नहीं है, हमारे लिए ये सफिशिएंट नहीं है। अगर हम देखें बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर। जैसे कि हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें मतलब कि कोई डाटा कलेक्ट करना पड़ता है ना, जैसे कि मैं लूं, आपको क्या करना है, मैं मार्क्स कलेक्ट करने हैं अपनी क्लास के। तो आप क्या कहोगे कि किस सब्जेक्ट के करने हैं, मैथ के करने हैं, साइंस के करने हैं। मैंने बस इतना बोला कि आपको मार्क्स कलेक्ट करने हैं अपनी क्लास के। तो आप क्या कहोगे कि अब मेरे को क्या पता कि किसके करने हैं, मैथ्स के करने हैं, साइंस के करने हैं, एसएसटी के करने हैं। तो ये जो है, ये हमारा क्या होता है कि हमें बनाने से पहले, अपने टेबल को बनाने से पहले या डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमें वो डाटा किस लिए चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे यू वांट टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथ। मैंने बोला कि मेरे को बस मैथ के नंबर्स चाहिए पूरी क्लास के। तो अब तो तुम्हें पता चल गया कि किसके नंबर्स चाहिए पूरी क्लास के, मैथ सब्जेक्ट के चाहिए। लेकिन जब मैंने पहले बोला कि मेरे को पूरी क्लास के नंबर्स चाहिए, तो आपको नहीं पता कि मैथ के चाहिए, साइंस के चाहिए, एसएसटी के चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि मेरे को इसके चाहिए। तो आपको भी पता चल गया कि मेरे को कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, सब बच्चों से मैथ का डाटा कलेक्ट करना है। आप जाओगे क्लास में, जैसे कि ये क्लास है आपकी 7th, और मैं आपको मिली हूँ कहीं पर ग्राउंड में या कहीं पर भी मिली होंगी।
तो ये आप हो, देन ये मैं हूँ। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपसे बोला कि मेरे को आपका मतलब आपकी क्लास का वो डाटा चाहिए, आपके सब पूरी क्लास के मार्क्स चाहिए। तो आप आए क्लास तक, आपने सोचा पता नहीं किसके मार्क्स मांगे हैं, अब तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने स्पेसिफिक बोल दिया कि मेरे को मैथ्स के मार्क्स चाहिए, तो आप आए सीधा क्लास में, आपने सब बच्चों से पूछा कि कितने कितने मार्क्स है भाई तुम्हारे, कितने हैं, तो सबने बता दिए। देन उसके बाद आपने वो लिस्ट ला के मेरे को पकड़ा दी। तो वो हमारा हो गया कि एक स्पेसिफिक हमें बोल दिया है कि इसी का ही हमें डाटा चाहिए, तो इसी का ही चाहिए। तो ये होता है कि हमें पहले देखना पड़ता है कि हमें किस काम के लिए वो डाटा चाहिए। अगर उस काम के लिए डाटा चाहिए तो हम उसी के बेसिस पे उसे कलेक्ट करेंगे। देन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, फीमेल लिटरेसी रेट इन अ गिवन एरिया। ठीक है, अगर मैंने बोला फीमेल लिटरेसी रेट बताओ मेरे को, तो आप पूरे इंडिया में जाओगे या पूरे वर्ल्ड में जाओगे या एक मतलब एक स्टेट पे जाओगे। तो ये तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया ना कि अब पता नहीं पूरे वर्ल्ड का चाहिए या पूरे इंडिया का चाहिए या एक स्टेट का चाहिए पर्टिकुलर। लेकिन जब मैंने बोला कि एक गिवन एरिया मेरे को दिल्ली का ही चाहिए, तो आपने क्या कहा कि ठीक है हम ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर, हमें पता होना चाहिए। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया होता कि मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे घर में, मतलब तुम्हारे घर में नहीं पूरे इंडिया में, या ये बोलती मैं बस कि बिलो 5 ईयर एज के बच्चे कौन से हैं, तो आप पूरी इंडिया में जाते नहीं ना। अगर मैं ये बोलती आपके घर के पास 5 साल से छोटा कौन सा बच्चा है, तब तो आप बता देते क्योंकि आप जानते हो, या आप वहां पे घर पे जाके पूछ के बता देते। लेकिन मैं ये बोलती कि मेरे को बताओ कि 5 साल से छोटे बच्चे कौन से हैं, तो आप क्या कहते कि पूरी इंडिया पे जाना पड़ेगा, आप सबसे पूछना पड़ेगा 5 साल के बच्चा है आपके पास, उससे छोटा कोई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए मुश्किल है। देन उसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हमने कलेक्ट तो कर लिया, फर्स्ट स्टेज क्या थी, हमने कलेक्ट तो कर लिया डाटा, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज कैसे करें, उसे कैसे एक स्ट्रक्चर में लेके आए ताकि हम उसका टेबुलर फॉर्म या किसी अपने यूज में अच्छे से यूज में ला सकें। तो उसके लिए हमें क्या है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक टीचर हैं, उन्होंने क्लास की इंग्लिश की परफॉर्मेंस देखनी थी। स्पेसिफिक है कि कौन सी परफॉर्मेंस देखनी है, इंग्लिश की। तो उन्होंने ये बच्चे जो भी होंगे 10-20, उन बच्चों का इन्होंने डाटा ले लिया कि इसके इतने मार्क्स आए हैं, इसके इतने मार्क्स आए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके 2 मेथड है, या तो स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट जाओ या फिर हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट जाओ। इसका क्या मतलब है, या तो ऐसा करो आप असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ छोटे से बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आओ बड़े से छोटा। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने 2 टेबल्स में हमें समझाया हुआ है कि या तो हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, जिसके मार्क्स सबसे कम आए आउट ऑफ 50 में से बता रखे हैं, तो जिसके मार्क्स सबसे कम आए उसका पहले नंबर पे लिख दो, देन सेकंड पे जिससे उससे ज्यादा आए, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसके सबसे ज्यादा आए हैं उसके यहाँ पे लिखो, जिसके सबसे कम आए हैं उसके लास्ट में लिखो। ठीक है, तो ये हमारे 2 वेज हो गए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के, या तो असेंडिंग फॉर्म में लिखो या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखो। देन हमने क्या कर लिया, कलेक्टिंग देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देखेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें। थर्ड टॉपिक इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, अपना जो डाटा हमने लिया है, जो क्या करा है हमने एक डाटा कलेक्ट किया, देन उसे अरेंज किया, उसके बाद हम उस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करें, अपनी वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करें। और उसके बीच में ये हमारा ट्राइडीज है, ये ट्राइडीज हमें क्या कह रहा है, आप अपनी क्लास में से 20 बच्चे लो और उन बच्चों को, वो बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, देन उनके वेट ऐसे मेजर करो। ठीक है, मेजर करके कलेक्ट कर लो डाटा। फर्स्ट थिंग हमारी क्या होगी, कलेक्ट करना है डाटा, देन ऑर्गेनाइज करो, चाहे असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो। जब उसके बाद आप कर लोगे
तो इन 3 क्वेश्चंस के आप आंसर दो। पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा भारी वजन का कौन सा था। देन सेकंड क्या है कि सबसे मतलब कॉमन वेट क्या रहा था सबका, मतलब कि ज्यादातर मोस्टली बच्चों का वो ही वेट रहा। देन हमें क्या बताना है कि डिफरेंस बताओ कि आपका कितना वेट था और आपके बेस्ट फ्रेंड का कितना वेट था, उनका डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ये ट्राई दीज में एक क्वेश्चन है, आप चाहो तो कर सकते हो। देन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या कह रहा है हमारा कि यू माइट बी अवेयर ऑफ टर्म एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, जब हम कहते हैं ऑन एन एवरेज इतना था, ना ही हमें पता है कि वो करेक्टली कितना है और ना ही हम उसका मतलब एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये इतना हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें, एवरेज वर्ड। एवरेज वर्ड का मीनिंग क्या है, एवरेज वर्ड का मीनिंग है एस्टिमेट करना। जैसे कि ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडी। तो वो रोज तो 5 आवर नहीं लगाती होगी अपने पढ़ाई पे, वो रोज 5 घंटे तो नहीं लगाती होगी पढ़ने में, वो मतलब एक दिन का बता दिया, ऑन एन एवरेज बता दिया कि एक दिन वो या तो 5 आवर पढ़ती है या उससे कम भी पढ़ सकती है और उससे ज्यादा भी पढ़ सकती है, एज अकॉर्डिंग टू उसका जितना होमवर्क हो या फिर जितना मन हो। जैसे कि किसी का अब एक दिन उसका मन हो कि भाई नहीं पढ़ना, तो वो 1 घंटा पढ़ के छोड़ सकती है। जिस दिन उसका मन हो या होमवर्क ज्यादा मिला हो उस टाइम उसे 5 आवर से ज्यादा भी टाइम लगाना पड़ जाएगा। तो ये है, ये हमें क्या बता रहा है, ऑन एन एवरेज बता रहा है कि वो 5 आवर पढ़ लेती है, उससे कम भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है। द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक एवरेज है, एक मतलब एक पर्टिकुलर डे का उन्होंने बताया होगा ना, जिस टाइम उन्होंने ये कलेक्ट करा होगा डाटा उसी दिन का होगा, ये पूरे साल का तो नहीं है। 40 डिग्री था उस टाइम पे, अब उस क्या हो सकता है 39 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 29 भी और 50 भी हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एवरेज मतलब एस्टिमेट। बच्चा उतना नहीं पढ़ सकता जितना उन्होंने बताया है, ये वो बस एक एवरेज है कि वो इतना पढ़ता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है। देन आते हैं अपने, कितने टॉपिक्स हो गए हैं हमारे, 3 टॉपिक्स हो गए हैं। 4th टॉपिक पे आते हैं, अर्थमेटिक मीन। अभी अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है, हमने कहा ये जो हमने देखा एवरेज, इससे तो हम बता नहीं सकते हैं, एवरेज का कोई फॉर्मूला भी तो होता होगा। इस एवरेज को ही हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन या फिर मीन कहते हैं। इस एवरेज को, ये जो हमारा एवरेज है ना, इसे ही हम अर्थमेटिक मीन या मीन कहते हैं। जैसे कि 2 vessels contain 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क respectively, what is the amount that each vessel would have if both share the milk equally। तो हमें क्या बोला है कि इसमें इक्वल भी बता दिया हमें। अर्थमेटिक मीन का मतलब ही क्या होता है, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या है ये, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे क्या थी 20 एंड 60, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 20 प्लस 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2, 20 वाला है और 60 है तो 2 हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी। देन इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 80 अपॉन में 2, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 40। और इनका क्या आ रहा है, इनका भी 40 लीटर्स आ रहा है। इसका मतलब कि इक्वली वो कंटेन कर रही है, तो 80 टोटल है तो 40 कंटेन करेंगी। देन उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला है, आपकी बुक में पेज नंबर 60 पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा, जो हमारा क्या है मीन को बता रहा है। और अर्थमेटिक मीन को हमें ये भी कहते हैं AM, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हमने क्या देख लिया कि एवरेज को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और मीन भी कहते हैं, जिसे अगर हमें निकालना हो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि एक ये है, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। पहले वो 4 घंटे पढ़ा एक दिन, दूसरे दिन वो 5 घंटे, तीसरे दिन वो 3 घंटे। तो हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो हमें एवरेज बताओ ना कि कितना उसने स्टडी करा।
तो हमने क्या कहा, कितने घंटे पढ़ा तू, 4 घंटे, 5 घंटे, देन कितने घंटे पढ़ा, 3 घंटे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3। इन सबको ऐड करो, 4 + 5 9, 9 + 3 12/3। तो ऑन एन एवरेज या मीन हमारा, या अर्थमेटिक मीन हमारा क्या निकल के आया, 4, कि 4 आवर्स वो ऑन एन एवरेज पढ़ता है। जैसे कि उसका था ईशा का 5 आवर्स, तो वो जरूरी थोड़ी ना कि पूरे दिन नहीं 5 आवर्स पढ़ेंगे, कोई टाइम थोड़ी ना पढ़ने का, आप कभी भी पढ़ सकते हो। जैसे कि इनका भी आंसर है 4 आवर्स पर डे। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज, अभी एक और ये है कि हमने क्या कहा कि अगर आपको होल नंबर में दिया हो तो आप तो बहुत जल्दी निकाल लेते हो, लेकिन उसी टाइम आपको एट द सेम टाइम आपको फ्रैक्शन नंबर्स में दे दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि डेसिमल नंबर्स का एडिशन बहुत सिंपल है, लेकिन अगर फ्रैक्शन नंबर दे दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि फ्रैक्शन नंबर्स की एडिशन क्या होगी और डिवीजन क्या होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 1/2 + 1/4 अपॉन डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रफ वर्क में इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें क्या हो कि एक तरीके का हमें एक आंसर मिल जाए। तो इसे प्लस को करने का क्या तरीका था कि सबसे पहले हमें बेस सेम करना है, तो हमें इधर कुछ नहीं लिखना है, हमने सबसे रफ वर्क में करना है भाई, बेस सेम करना है। 1/2 प्लस में 1/4, बेस सेम करेंगे तो 4 आएगा, और 2 2 4 होता है, +1, 3/4 आ गया। जब इधर 3/4/2 है, तो ये जो है ये मेरा 3/4 डिवाइडेड बाय 2 है। मेरे को इधर क्या करना है, ये दोनों हमारे फ्रैक्शन में हो गए, मेरे को इधर मल्टीप्लाई का साइन लाना है। तो क्या करते थे हम, इसे इंटरचेंज या रेसिप्रोकल करते थे। तो 3/4 तो एज इट इज रहेगा, इसे इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/8, और इनका भी क्या आंसर आ रहा है, 3/8। ठीक है, ये हमारा हो गया कि ऑन एन एवरेज उन्होंने इतना करा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रेंज। हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि या तो आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो अपने डाटा को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। देन उसके बाद जो हमारा सबसे हाईएस्ट होगा उसमें से माइनस कर दो सबसे लोएस्ट। तो जो भी हमने पढ़ा है उसे हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला गया है हमें, द एज इन ईयर्स ऑफ टीचर 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। 10 टीचर है एक स्कूल में, उनकी एज दे रखी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आते हैं। तो इधर असेंडिंग ऑर्डर में लेके आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर, कि सबसे पुरानी टीचर कौन सी है और सबसे न्यू टीचर कौन सी है, मतलब कि थोड़ी यंग टीचर कौन सी है। तो हमने क्या देखा, जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आए तो जिनकी एज ज्यादा होगी वो ही क्या होंगी, एक्सपीरियंस होंगी ज्यादा, और वो ही मतलब सबसे ज्यादा ओल्ड टीचर होंगी, और जिनकी एज सबसे कम होगी वो यंगेस्ट टीचर होंगी। तो मैंने जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेके आई तो 23 जो इसकी एज होगी जिस टीचर की, वो सबसे यंगेस्ट होगी, और जिसकी 54 होंगी वो सबसे ओल्डेस्ट होंगी, एक्सपीरियंस वाली होंगी। देन हमें क्या बोला है, रेंज बताओ। तो रेंज हमारा निकालने का क्या है, हाईएस्ट में से, ये फॉर्मूला शायद से यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ये डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है कि हाईएस्ट डिफरेंस निकालना है हाईएस्ट में से लोएस्ट का, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 54 और लोएस्ट क्या है 23। जब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 31 ईयर्स हमारा क्या है, रेंज निकली है टीचर की एज की। देन हमें बोला है मीन निकालो। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इन सारी एजेस की एज को ऐड करेंगे। देन है कितनी टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, और जो सम करके आएगा वो हमारा 350 आ गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होके 35 ईयर्स हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, देन सारे कंसेप्ट भी। तो हम मिलते हैं एक्सरसाइज में।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।